हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे आईआईटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अभी तक फिजिक्स का जितना भी आपका सिलेबस है उसमें से कुल 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कुल 23 चैप्टर हैं जिसमें से 12 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 11 चैप्टर्स और बचे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 13वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज उष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से फार्मूले हैं। और एक बात, कई बच्चों की ये शिकायत है कि सर न्यूमेरिकल और थियरी को एक ही लेक्चर में ना बनाया जाए, ये काफ़ी लेंदी हो जाता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पीछे बोला था कि 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब थियरी और न्यूमेरिकल एक ही लेक्चर में हुआ करेंगी। तो ये लेक्चर्स लगभग 1 घंटे के हो जाते हैं, तो कई बच्चों को जो है अनकम्फर्टेबल होता है। तो उन्होंने बोला है कि लेक्चर को में से थियरी का पोर्शन अलग रखा जाए और न्यूमेरिकल का अलग रखा जाए। तो आज से फिर से हम लोग अब वही करने वाले हैं कि आज हम लोग बस थियरी के बारे में बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल के लिए अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। और इससे एक अच्छी बात ये भी होगी कि न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएंगे। एक ही लेक्चर में दोनों बनाने की वजह से कंसाइज करना पड़ता था, तो अगर अलग अलग रहेंगे तो दोनों को एक्सपेंड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कि चैप्टर का नाम है उष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन, इसको जानना है। देखिए, उष्मीय विकिरण का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं वो अपने ताप की वजह से, अपने टेम्परेचर की वजह से लगातार ऊष्मा उत्सर्जित कर रही होती हैं। जैसे हमारी बॉडी से भी एनर्जी हीट के फॉर्म में रेडिएट हो रही होती, बाहर निकल रही होती है। तो हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण एक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हमेशा उत्सर्जित करती रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं उष्मीय विकिरण। ठीक है, ये उष्मीय विकिरण हमको दिखाई नहीं देता है। इसके साथ ही साथ इस उष्मीय विकिरण के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो उष्मीय विकिरण की परिभाषा तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो इनके गुणों से आ सकते हैं। तो गुणों में जैसे सबसे पहला गुण ये है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलते हैं। उष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलने वाली किसी और चीज़ का नाम बताना है तो आप जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है ना। रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती हैं, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती हैं। वैसे ही उष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन, जो हीट एनर्जी हमेशा लगातार रेडिएट हो रही है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि ये विद्युत चुंबकीय ये जो उष्मीय विकिरण होता है ये प्रकाश की चाल से चलता है। प्रकाश की चाल आपको पता ही है, प्रकाश की चाल यानी कि c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो चाल होती है उष्मीय विकिरण की, वो बिल्कुल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। वैसे भी आप यहाँ पर ये वाली पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे कि उष्मीय विकिरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, तो यहीं से आप इस बात को रिलेट कर लीजिए कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो प्रॉपर्टीज़ प्रकाश के अंदर होती हैं, लगभग वो सारी प्रॉपर्टीज़ उष्मीय विकिरण के अंदर भी होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, उष्मीय विकिरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, तो उष्मीय विकिरण को भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो विद्युत चुंबकीय उष्मीय विकिरण की भी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए, जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है बिल्कुल उन्हीं नियमों का पालन करता है ये उष्मीय विकिरण का परावर्तन। जैसे आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है प्रकाश के अंदर, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, बिल्कुल वही सारे नियम उष्मीय विकिरण भी अपने परावर्तन में फॉलो करता है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत डिटेल में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिटेल में आगे हम लोगों का जब ऑप्टिक्स का जो यूनिट स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानिए कि जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिन नियमों का पालन करता है, उन्हीं नियमों का पालन उष्मीय विकिरण का परावर्तन भी करता है। ठीक है, जिस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है और ये जिन नियमों का पालन करता है, बिल्कुल उसी तरीके से उष्मीय विकिरण का भी अपवर्तन होता है और वो भी इन नियमों का पालन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि माध्यम का ताप नहीं बदलता। जिस तरह से प्रकाश जिस माध्यम से जाता है उस माध्यम का ताप नहीं बदलता है, उसी तरह से उष्मीय विकिरण भी जिस माध्यम से होकर जाता है उसका ताप नहीं बदलता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा
कि ऊष्मीय विकिरण को चलने के लिए तो किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो फिर यहाँ पर माध्यम की बात क्यों हो रही? ध्यान रखिए, मैंने ये कहा है आपसे कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने ये आपसे नहीं कहा कि अगर माध्यम आ जाएगा तो ये नहीं चलेगा। मतलब माध्यम में भी चल सकता है, बिना माध्यम के भी चल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो माध्यम पारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पारदर्शी माध्यम आ जाता है तब भी ये उसमें से चल सकता है, अगर कोई माध्यम नहीं है तब भी वो चल सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई सामने पारदर्शी माध्यम आ गया, वायु, जल, कांच, तो अगर ऐसे माध्यमों से ऊष्मीय विकिरण पास होता है तो क्या उस माध्यम का ताप बदलेगा? तो याद रखिए, उस माध्यम का ताप नहीं बदलेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये लास्ट की दोनों प्रॉपर्टीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ऊपर का तो काफ़ी सिंपल है, आप प्रकाश से अगर इसको रिलेट करेंगे तुरंत ये चीज़ें जान जाएंगे, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये जो ऊष्मीय विकिरण होता है, थर्मल रेडिएशन, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या है? इसका मतलब कि ऊष्मीय विकिरण जैसे जैसे दूरी के साथ आगे बढ़ती है, उसकी तीव्रता का मान किस तरह से परिवर्तित होता है, उसके लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम आपको याद रखना पड़ेगा। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब कि तीव्रता में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ये थर्मल रेडिएशन की तीव्रता। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम। देखिए 1 करके है इसलिए व्युत्क्रम, और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है इसीलिए वर्ग। ठीक है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का ये पालन करता है। तो ये हो गए अभी तक, ये जो आपने देखा ये सब आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने ऊष्मीय विकिरण की परिभाषा देख ली और ऊष्मीय विकिरण के कुछ इंपॉर्टेंट गुण, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट के दो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मीय विकिरण की दर। अभी तक तो हमने ऊष्मीय विकिरण देख लिया, उसके गुण देख लिए, लेकिन ऊष्मीय विकिरण की दर का क्या मतलब है? देखिए, कभी भी जब दर की बात होती है तो हमको उस चीज़ को समय से भाग करना होता है, और ऊष्मीय विकिरण की दर बोलने का मतलब कि ऊष्मीय विकिरण यानी जितनी ऊष्मा की मात्रा निकल रही है उसको समय से भाग करना पड़ेगा, यानी एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को ही ऊष्मीय विकिरण की दर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका जो है फार्मूला, एक कॉमन जो ये इसका इस वर्ड का जो मीनिंग है उसको आप देख लीजिए। तो ऊष्मीय विकिरण की दर, ऊष्मीय विकिरण की दर बराबर Q/T। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण की दर बराबर Q/T होता है। इसी को बोलेंगे ऊष्मीय विकिरण की दर, ये ऊष्मा बटे में समय। ठीक है, अब देखिए ऊष्मीय विकिरण की दर किन किन चीज़ों पर कैसे निर्भर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट ये है कि ऊष्मीय विकिरण की दर काले पृष्ठों के लिए सबसे अधिक होती है, यानी काले पृष्ठ से ऊष्मा का जो विकिरण है वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की दर काले पृष्ठ के लिए ज़्यादा होती है, और किसी चमकीले पृष्ठ के लिए इसका मान बहुत कम होता है। ठीक है, कोई चमकीला सतह है तो उससे ऊष्मीय विकिरण की जो दर है उत्सर्जन की वो बहुत कम होती है। तो काले पृष्ठ के लिए ज़्यादा और चमकीले पृष्ठ के लिए कम होता है इसका मान। ठीक है, एक और पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि ऊष्मीय विकिरण की दर का मान क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उससे प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का मान उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऊष्मीय विकिरण की दर यानी कि Q/T का मान सतह के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q/T प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी सतह से ऊष्मीय विकिरण की जो दर होती है, अगर हम ऊष्मीय विकिरण की दर का मान प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकालें, जैसे ऊष्मीय विकिरण की दर का मतलब कि Q/T, लेकिन प्रति एकांक क्षेत्रफल से अगर निकाले ऊष्मीय विकिरण की दर तो Q/A/T, यानी अपान में A भी आ जाएगा, तभी तो हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल से। ठीक है, तो ऊष्मीय विकिरण की दर प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए अगर निकालेंगे तो E उसको कहते हैं। E का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिए कि E का मतलब है Q/A/T। ठीक है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए ऊष्मीय विकिरण की दर प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है, यहाँ पर T क्या होगा? उस वस्तु, उस सतह का परम ताप। परम ताप का मतलब ये ताप अगर केल्विन में लिखा जाए तो इस केल्विन में ताप के या परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल से ऊष्मीय विकिरण की उत्सर्जन के दर का मान। ठीक है, तो इसको कैपिटल E से प्रदर्शित कर रहे हैं तो E प्रोपोर्शनल टू T⁴।
अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट जब आ जाएगा जो उसका मान कितना होता है तो यह होता है E बराबर यहाँ पर सिग्मा और T पावर 4। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, E बराबर सिग्मा T पावर 4, जहाँ पर T केल्विन में है, E का मान क्या है तो E का मान है Q/AT के बराबर, प्रति एकांक क्षेत्रफल से ऊष्मीय विकिरण की उत्सर्जन की दर का मान। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्मा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट यानी स्टीफन नियतांक। ठीक है, स्टीफन नियतांक, और इसका मान आप याद रखेंगे, इसका मान होता है 5.67 × 10⁻⁸, और मात्रक भी याद रखिए, मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और ये केल्विन पावर क्या हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ये स्टीफन नियतांक सिग्मा का मान होता है। ठीक है, और इसका मान मात्रक होता है, और इसका मान है 5.67 × 10⁻⁸। ठीक है, तो ऊष्मीय विकिरण की दर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पर्पज़ से, और उसमें आपने फार्मूला देख लिया, एक तो ये फार्मूला मिला आपको और एक दूसरा ये। इस वाले फार्मूले को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक तरीके से और मिल सकता है। जैसे आप देखिए कि दो अलग अलग स्थितियों में अगर सेम सतह के लिए बात करी जाए लेकिन उसका टेम्परेचर अगर अलग अलग हो जाए तो ऊष्मीय विकिरण का मान किस अनुपात में परिवर्तित होगा। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला ऐसे हो जाता है, E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2 का होल पावर 4। ठीक है, तो इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर दो अलग अलग कंडीशन में, दो अलग अलग टेम्परेचर में बात करी जाए तो। ठीक है, तो चलिए ये ऊष्मीय विकिरण की दर हो गई। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। चलिए, तो अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है उत्सर्जकता और अवशोषकता की परिभाषा। ठीक है, उत्सर्जकता की परिभाषा क्या है, जिसको उत्सर्जकता को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सतह पर देखिए जब ऊष्मीय विकिरण आके गिरती है उसके बाद उसमें से कुछ मात्रा जो है उत्सर्जित होती है, तो उस पूरी मात्रा में से कितनी मात्रा उत्सर्जित हुई, इसी दोनों के अनुपात को ही बोलते हैं उस सतह की उत्सर्जकता। सतह की उत्सर्जकता बराबर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा या उत्सर्जित ऊष्मा कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा या उत्सर्जित ऊष्मा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको, बटे में आपतित विकिरण की कुल मात्रा। ठीक है, आपतित विकिरण कह लीजिए या आपतित ऊष्मा की कुल मात्रा। तो उत्सर्जकता बराबर हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बटे में आपतित विकिरण की कुल मात्रा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी मात्रा तो उत्सर्जित नहीं होगी जितना उसके ऊपर आपतित होगी, तो जितनी भी मात्रा उसमें से उत्सर्जित हो रही है वो बटे में जितना उसके ऊपर सतह के ऊपर आके आपतित हुआ था वो मात्रा, इन दोनों के अनुपात को ही बोलेंगे उस सतह की उत्सर्जकता या एमिसिविटी, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से बिल्कुल आप अवशोषकता की भी परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए, अवशोषकता के लिए अगर बात करें तो अवशोषकता बराबर होता है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अवशोषकता बराबर होता है अवशोषित ऊष्मा या अवशोषित विकिरण की मात्रा। ठीक है, अवशोषित ऊष्मा या अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे में आपतित विकिरण की कुल मात्रा। ठीक है, आपतित विकिरण की कुल मात्रा। तो अगर किसी भी सतह पे मान लीजिए ऊष्मा आके गिर रही है तो वो पूरी की पूरी मात्रा को अवशोषित भी नहीं करता है, तो जितनी मात्रा को उसने अवशोषित किया बटे में जितना उस सतह के ऊपर आके पूरी मात्रा आके रेडिएशन की गिर रही थी वो, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं उस सतह की अवशोषकता। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आप याद रखिए, उत्सर्जकता और अवशोषकता के, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और भी कई तरीके से इनकी परिभाषा दी जाती है, इनके और भी फार्मूलेज होते हैं। तो ज़्यादातर जो एक कॉमन सा जो इसका डिफिनीशन है, इनकी जो फार्मूले हैं वो यही दोनों। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। देखिए, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है। ये नियम ये बताता है कि किसी भी सतह की उत्सर्जकता और अवशोषकता एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कोई सतह जो जितना अच्छा उत्सर्जक होगा वो उतना अच्छा अवशोषक भी होता है ना। यानी आप ये लिख सकते हैं कि उत्सर्जकता प्रोपोर्शनल टू अवशोषकता। अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ठीक है, कोई भी सतह जो बहुत अच्छी तरह से ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है वो उतनी ही अच्छी तरीके से उत्सर्जित भी करता है ना। इसी नियम को बोलते हैं किरचॉफ का नियम।
यही है उत्सर्जकता और अवशोषकता के बीच में संबंध। इसके अगर उदाहरणों की बात करें, जैसे आप देखिए रेगिस्तान में जो दिन होता है वो बहुत गर्म होता है और रात जो है बहुत ठंडी होती है। इसका सिंपल सा कारण है कि जो बालू होता है वो बहुत ही अच्छा अवशोषक है। तो दिन में वो उष्मा को, थर्मल रेडिएशन को जो कि सन से आ रही होती है उसको वो अवशोषित करती है और जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है। लेकिन रात के समय में जब वायुमंडल का तापमान कम होता है तो वो अपने ताप की वजह से थर्मल रेडिएशन को बाहर निकालती है और चूँकि वो बहुत अच्छी अवशोषक थी इसीलिए वो बहुत अच्छी उत्सर्जक भी है। तो बालू में से थर्मल रेडिएशन मेथड से जो रेडिएशन है, हीट है, वो बाहर निकलता है और बहुत जल्दी उसका ताप गिर जाता है और वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार बालू एक अच्छा अवशोषक भी है और एक अच्छा उत्सर्जक भी है। इसके अलावा अब जैसे आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए एक लोहे के टुकड़े और एक लकड़ी के टुकड़े को बिल्कुल बराबर आकृति हो, बराबर लंबाई हो, उसको अगर धूप में रख दें तो कौन जल्दी गर्म होगा। इसके अलावा अगर उनको रात में जो है ठंड के मौसम में बाहर रख दें तो कौन ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। तो जो उसमें अच्छा अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो आप जानते हैं कि लोहे का जो टुकड़ा होगा वो दिन में जल्दी से गर्म होगा और रात को वही ज़्यादा जल्दी से ठंडा भी होगा। तो जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें बस आपको याद रखनी है। किरचॉफ का नियम, उत्सर्जकता प्रोपोर्शनल टू अवशोषकता। अब इसके उदाहरण देकर पूछे जा सकते हैं या फिर किरचॉफ का नियम सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तमाम तरीके से पूछने के तरीके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आदर्श कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका। ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं। ठीक है, आदर्श कृष्णिका। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी का मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर आने वाली संपूर्ण रेडिएशन को, टोटल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। अगर कोई सतह आपके पास ऐसी है जिसके ऊपर प्रकाश की किरण आके गिर रही है, यानी कि ये उष्मा आ रही है, रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन आ रहा है, अगर उसके ऊपर जितनी भी मात्रा आ रही है वो सब की सब मात्रा को ये अवशोषित कर लेती है, तो इस सतह को आप कृष्ण पिंड बोल सकते हैं या आदर्श कृष्णिका बोल सकते हैं। ठीक है, और आपने जो फार्मूला पढ़ा है अवशोषकता का फार्मूला यही कहता है कि अवशोषित मात्रा बटे में आपतित कुल मात्रा। और अगर आदर्श कृष्ण की बात कर रहे हैं तो जितनी आपतित मात्रा होगी वो उस पूरी मात्रा को जो है अवशोषित कर लेगी। इसका मतलब अवशोषित मात्रा और नीचे ये जो आपतित मात्रा लिखते हैं दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, तो ये कैंसिल होकर ए का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आदर्श कृष्ण पिंड उस पिंड को कहते हैं जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण थर्मल रेडिएशन या ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इनकी अवशोषकता का मान 1 होता है। ज़्यादातर जो सतह काले होते हैं, रंगीन होते हैं, उनकी अवशोषकता अच्छी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आदर्श कृष्ण पिंड होगा वो बहुत काला होगा। कोई भी ऐसा सतह जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण उस विकिरण को अवशोषित कर ले या फिर उचित परिस्थितियों में हर तरह की तरंगदैर्घ्य या हर रेडिएशन को अगर वो अपने अंदर से उत्सर्जित करे, उसको आप कृष्णपिंड या आदर्श कृष्णिका बोल सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। जो सूर्य होता है ये देखिए काला नहीं होता है, लेकिन ये हर तरह के रेडिएशन को बाहर निकालता है, हीट रेडिएशन को बाहर निकालता है। इसीलिए ये आदर्श कृष्णिका का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आदर्श कृष्णिका का काला होना जरूरी नहीं है, जबकि नाम इसका तो ऐसे ही है, ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं, इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं, लेकिन ये ब्लैक होना इसका ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो ए बराबर 1 होता है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका सूरज होता है, संपूर्ण ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए अब किरचॉफ का नियम आपने पढ़ लिया, आदर्श कृष्णिका पढ़ लिया। एक और इम्पॉर्टेंट नियम यहीं पर पढ़ लेते हैं और वो है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, शीतलन नियम। इसका मतलब कि किसी भी सतह से किस तरह से ऊष्मा बाहर निकलती है, किस तरह से वो शीतल होता है, ठंडा होता है, उसके लिए ये न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में से जो ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा हानि की जो दर है ना, ऊष्मा हानि की दर का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डेल्टा थीटा अपान टी। ठीक है, ऊष्मा हानि की दर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा अपान टी। इसका मतलब क्या? डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पर? तो डेल्टा थीटा है जो है तापांतर, वायुमंडल यानी वातावरण और उस वस्तु के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो किसी भी सतह से ऊष्मा हानि की दर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ये है न्यूटन का शीतलन नियम।
यानी कोई भी वस्तु कितनी तेज़ी से ठंडी होगी ये डिपेंड करता है कि उस वस्तु के आसपास का टेम्परेचर कैसा है। जैसा डिफरेंस होगा उसी अनुसार ऊष्मा हानि की दर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया न्यूटन का शीतलन नियम। अब हम लोग देखेंगे किसी भी क्षण से किस तरीके से या कितनी मात्रा ऊष्मा प्रवाहित होती है। अब मान लीजिए कि कोई एक क्षण है, ये कोई क्षण है और इस क्षण के दोनों सिरों का ताप अलग अलग है। इस सिरे का ताप मान लेते हैं θ1 है, इस सिरे का ताप जो है वो θ2। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि θ1 का मान ज़्यादा है θ2 से। तो अगर इस क्षण के एक सिरे का ताप ज़्यादा है, एक सिरे का ताप कम है, तो आप जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो इधर हायर टेम्परेचर है, इधर लोअर टेम्परेचर है, तो जो हीट रेडिएशन होगा वो ऐसे फ्लो होगा, θ1 वाले इंड से θ2 वाले इंड की ओर। ठीक है, तो जब इसमें ऊष्मा प्रवाहित होगी तो मान लीजिए कि अगर t सेकेंड में हमको पता करना हो कितनी ऊष्मा यहाँ से इधर जाएगी, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो आप याद रखिए कि ऊष्मा प्रवाहित ऊष्मा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर KA ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 अपान में L या D कर सकते हैं और इनटू में T। ठीक है, ये फार्मूला बताता है कि t सेकेंड में इस क्षण से कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे K हमने यहाँ पर लिखा है, तो K का मतलब आप जानिए, K को बोलते हैं इस क्षण का ऊष्मा चालकता गुणांक। ठीक है, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपको ये कुछ वैल्यूज़, ज़्यादातर वैल्यूज़ दी रहेंगी, बस आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है, उसमें वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, चलिए θ1 और θ2 आप जान रहे हैं कि ये टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, उसी का हमने यहाँ पर डिफरेंस लिया है कि A जो है वो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब क्या बचा, L जो है इस क्षण की लंबाई है, इस चालक क्षण की लंबाई, और T क्या है यहाँ पर, तो T जो है वो समय है। तो T समय में प्रवाहित ऊष्मा, T समय में इस क्षण से प्रवाहित ऊष्मा Q बराबर KA θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू T। ठीक है, तो ये क्षण के लिए आप ये फार्मूला जो है याद रखिए। बाकी आपने पीछे देख ही लिया कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको आप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपको ऊष्मा को ऊर्जा में बदलना हो तो आप किस फार्मूले से बदलेंगे। जैसे ऊष्मा की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिए, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको रब करके इसको आप नोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे W जो है वो ऊर्जा है, W अगर ऊर्जा है और आप जानते हैं कि कार्य या ऊर्जा एक दूसरे के रूप होते हैं। अगर किसी थर्मल रेडिएशन की वजह से किसी वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा अगर आ जाए तो ये वो ऊर्जा है। और आप ध्यान रखिएगा ऊर्जा का मान हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं। ठीक है, और जो ऊष्मा आपने दे के ये ऊर्जा उत्पन्न किया है वो ऊष्मा, जिसको हीट H कह सकते हैं या W कह सकते हैं। ठीक है, यही ऊष्मीय विकिरण है या ऊष्मा है। आप जानते हैं कि ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मा को कैलोरी में लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इनके मात्रकों का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, लेकिन ऊष्मा को सामान्य तौर पर कैलोरी में लिखा जाता है और ऊर्जा को जूल में। ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा भी हो सकता है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकता है और किया गया कार्य भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आप ये याद रखिए कि जूल और कैलोरी में रिलेशन क्या होता है। एक कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, और 4.18 को अगर लगभग मान लिखेंगे तो यह आ जाता है 4.2 जूल। ठीक है, ये रिलेशन आप पहले तो याद रखिए। और दूसरा क्या है, अगर आप W और H के बीच में रिलेशन चाहते हैं तो ये रिलेशन ये होता है कि W इज इक्वल टू J इंटू H या J इंटू Q भी कर सकते हैं। W इज इक्वल टू J इंटू H, जहाँ पर W ये वो चीज़ है जो जूल में नापा गया है, ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा हो सकता है, स्थितिज ऊर्जा हो सकता है। ठीक है, और H क्या है, ये H है यहाँ पर ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं इसको। तो W के जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन में क्या क्या मिल सकता है आपको, तो देखिए W चूँकि कार्य है या ऊर्जा है तो आपको W की जगह पर हाफ mv² मिल सकता है। अगर ऊष्मा देने से किसी वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो आप W की जगह पर हाफ mv² लिखेंगे।
अगर उष्मा देने से उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाए, वो किसी ऊंचाई तक जो है विस्थापित हो जाए, तो आप W की जगह पर mgh भी लिख सकते हैं, ठीक है। और H की अगर बात करें तो ये वही H है जिसको हम Q कहते थे। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था विशिष्ट उष्मा वाले चैप्टर में, Q बराबर क्या होता था, Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो ये वही Q है जिसको हम यहाँ पर H बोल रहे हैं। चाहे आप Q लिखिए चाहे आप H लिखिए, मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो इस H की जगह पर क्या क्या मिल सकता है आपको, कैसे आप लिख सकते हैं। तो H की जगह पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लैंग्वेज जो यूज़ किया जाता है, डेल्टा टी की जगह पर T लिखा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, T का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, तो M S और T कह सकते हैं, ठीक है। तो W की जगह पर आप ये गतिज ऊर्जा का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है। और H की जगह पर MST, जिसको MS डेल्टा T कहते थे, वही चीज़ है ये, ठीक है। और ये जो J है सबसे इम्पॉर्टेंट, इस J को बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है। तो कई बार ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक निकालने के लिए पूछा जाता है। तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक निकालने के लिए, यानी J का मान निकालने के लिए आप देखिए इसी फार्मूले में क्या करेंगे, J बराबर क्या हो जाएगा, W/H। तो जैसी कंडीशन होगी वैसा आप W का मान रखेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा का कंडीशन होगा तो W की जगह पर हाफ mv² लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन होगी तो W की जगह पर mgh लिख देंगे, H की जगह पर आप जानते हैं कि MST आएगा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस चैप्टर में ऊष्मीय विकिरण में मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया। मैंने ऊष्मीय विकिरण की परिभाषा आपको बता दी, ऊष्मीय विकिरण के गुण कौन कौन से होते हैं ये मैंने बता दिया। उत्सर्जकता और शोषकता की परिभाषा आपने पढ़ी, फार्मूला आपने देखा। उसके बाद आपने देखा किरचॉफ का नियम क्या होता है, फिर न्यूटन का शीतलन नियम आपने देखा, क्षण से ऊष्मा की प्रवाह का दर कैसे निकालेंगे या ऊष्मा की मात्रा कैसे निकालेंगे, और इसके साथ ही साथ W और H में क्या रिलेशन होता है ये आपने देख लिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जितना भी मैंने बता दिया है आप इसको जो है इसका अच्छा सा नोट्स तैयार करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर का मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करता हूं इसके लास्ट वाले लेक्चर में। तो जो न्यूमेरिकल वाला इसका लेक्चर होगा उसके लास्ट में आपको इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा, उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, इस चैप्टर का नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।